की हालत आप जैसे कह रहे हैं कि बद से बदतर हुई है, जैसे मैंने भी बताया कि भाई पहले फिर भी थोड़ा सा था इकोनॉमी जिस, और अब तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब लेयर जो है ना गांव में, जैसे भाई ये फलानी कास्ट का है, ये उसकी का है, ऐसे 4-5 लेयर होती थी। अब तो वो विद इन कास्ट भी 4-5 लेयर होगी। मतलब मैं मान लिया मेरी जो जो है बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड में भी एक बहुत रिच हो गया, एक उससे कम, इस तरह से उसमें लेयर आ गई। फिर जो दूसरे दलित तबके थे उनमें भी लेयर्स आ गई। तो एक तो लेयर्स बढ़ गई हैं गांव में। उस लेयर्स के बढ़ने से जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो भी आ गई है, मतलब और बड़ा तबका फिर भी उससे बाहर है। ये जो ताश वाली बात कही है, साक्षरता आंदोलन पानीपत का हमने चलाया था जब पूरे हरियाणा में लोगों को, तब मुझे बड़ा अखरता था कि भाई ये ताश खेलती रहती हैं, मतलब और मुझे ये लगा कि भाई मैं कोई ऐसा तरीका निकालूं कि ताश खेलते खेलते ये कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे साक्षर हो सकते हैं। तो ऐसी वो कोई विधा हम नहीं कर पाए, लेकिन बड़ी वादी यूँ होता था भाई क्या मतलब। बाद में फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आया जब उनसे बात हुई, बोले डॉक्टर हैं और करा तो, जो मैं कह रहा था कि भाई और करा तो क्या करा, ये खेती में तो मैं नहीं जैसे ना गया। बाकी कहता है कि अगर ताश नहीं खेलना तो एक दूसरे का सिर फोड़ा के, मतलब तब मुझे लगा कि ताश खेलने से टाइम को कम से कम वो बेहतर ढंग से तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अपनी जो एक्सेस टाइम है उनका। अदरवाइज़ अगर वो ताश ना खेलें तो शायद, तो मुझे वो ताश खेलना भी एक तरह से पॉजिटिव नज़र आने लगा उनका, कि वरना जो दौर बना है उसमें मतलब वो आपसी लड़ाई और आपसी झगड़े मतलब बहुत हो सकते थे उस समय। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि पहले ही कहा कि भाई गाँव से शहरों की तरफ रुझान बढ़ा है, मतलब जो है ना गाँव में, क्योंकि उनके लिए कोई काम उस तरह से नहीं बचा। एक दौर है, अब मुझे उसकी ज़्यादा स्टडी नहीं है, कि भाई खेती के साथ साथ पशुपालन भी एक उनका बड़ा जीविका का वो रहा है। एक दौर में जैसे मैंने बताया कि बैल थे तो गाय थी, और उसके बाद जो है भैंस। मतलब मैं जब भी मैं गांव में कई बार चंदा वगैरह करने जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स का, तो देखता हूं कि हर घर में एक एक भैंस तो ज़रूर है। उसमें ये है कि पहले जो था, जैसे रोहतक की अगर हम बात करें तो रेलवे रोड जो है ना, मुझे कोई चीज़ खरीदनी नहीं थी तो मैं रेलवे रोड पर जाके ख़रीद के लेके आता था, बाकी कोई बाज़ार नहीं थे यहाँ। ये रेलवे रोड जो है हर गाँव में पहुँच गई। अगर आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो बड़े कारखानेदारों का जो सौदा था वो तो गांव-गांव पहुंच लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी लूट जो है गांव में भी पहुंच गई। मतलब पहले तो शहरों तक की लिमिट थी, अब वो जो भी 5 रुपये में अगर वो बेहतर ढंग से अपना खाना खा सकता है तो 5 रुपये में कि वो पोटैटो चिप लेकर ये लेके मतलब बर्बाद ही करता है उसको, और उसका मतलब कारखानेदार के फ़ायदा होता है। तो गाँव की इकोनॉमी में दखलंदाजी है, और बड़े पैमाने पर खेती में तो वैसे ही मैकेनाइजेशन ने कर दिए, और जो छोटे मोटे काम थे उसमें भी कारखानेदार पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि गांव तो उजड़ने की तरफ ही, कब मतलब मैं ये नहीं कहता कि आज उजड़ेंगे, लेकिन क्या हालत होगी इस पे मैंने लिखा है, मैं दूंगा आपको आर्टिकल को, कि अब आज का जो हरियाणा है, पहले हरियाणा के बारे में तो डी.आर. चौधरी थे और थे कई, उन्होंने लिखा है 83 में, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट थी क्रेड चंडीगढ़ में, क्रेड में डी.आर. चौधरी और सतीश होते थे विज्ञान मंच के, उन्होंने स्टडी की थी हरियाणा के बारे में, ये खेती की जो मैंने रखी है उस दौर की हरित क्रांति की, ये स्टडी तो हुई। उसके बाद कोई सीरियस स्टडी नहीं है हरियाणा में, जो आप सवाल कर रहे हैं उसका बेहतर ढंग, मैं तो इम्प्रेशनिस्टिक ही जवाब दे सकता हूँ। कोई स्टडी तो है नहीं ऐसी जिसको मैं रेफ़र कर सकूँ।